नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल की क्लास जो हमारी थी वो हिंदी की तीसरी क्लास थी और आज हमारी चौथी क्लास रहेगी। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख और नाक से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है और नाक, इनसे गर्म वायु बाहर निकलती है। इन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। सा, सा और हा। ये सा, सा और हा ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब देखते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की परिभाषा। जिन व्यंजन के उच्चारण के समय जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जीभ का अगला भाग है, जीभ की जो नोक है, जैसे नोक बोलते हैं, वो वायु से रगड़ खाकर कांपती हुई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 1 होती है, जो क्या है? अपना रा। रा क्या है? लुंठित व्यंजन। रा का सामान्य रूप कैसा होता है? ये जो हमारा रा है, ये रा का क्या है? सामान्य रूप। उदाहरण के लिए राजेश और रवि। रा का रेफ रूप क्या होता है? जो हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं वो क्या है? रा का रेफ रूप है। रा का ये रेफ रूप होता है। उदाहरण के लिए सर्व, निर्धन और ये है अर ये क्या है? रा का रेफ रूप है। और रा का पदेन रूप। पदेन रूप क्या होता है? जो हम वर्ण के नीचे वाले भाग में लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है? रा का पदेन रूप होता है, जैसे प्रकार, प्रवेश और प्रक्रिया और प्राण। ठीक है, ये रा के रूप हो गए तीनों। चलिए आगे देखते हैं पार्श्व व्यंजन। पार्श्व व्यंजन की परिभाषा। जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ श्वास वायु के मार्ग से वायु में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से निकल जाती है उसे पार्श्व व्यंजन कहते हैं। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास वायु के मार्ग में क्या होती है? खड़ी होती है, मतलब रुक जाती है और वायु के बगल से निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? पार्श्व व्यंजन कहते हैं। और ये क्या होता है? केवल ला। इसकी संख्या 1 होती है। जो हमारा ला है वो किस में आता है? पार्श्व व्यंजन में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं काकल वर्ण। काकल वर्ण की परिभाषा। जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जब हम इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी मुख गुहा है वो क्या होती है? खुली रहती है। और हम उच्चारण करते समय जो वायु होती है वो बंद कंठ से, मतलब कंठ खुला नहीं होता है, बंद रहता है और उससे होकर झटके से बाहर निकल जाती है, झटके से बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या भी क्या होती है? 1 होती है। जो हमारा अपना हा है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। जो वर्ण 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, जो वर्ण होते हैं वो 2 वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, उदाहरण छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा किसके योग से बना है? आधा का और सा। जो अपना छा है वो आधा का और सा के योग से मिलकर बना है। और ज्ञा किसके योग से बना है? जा और वा। आधा जा, इसको ध्यान रखना, जा में हलंत लगा हुआ है, आधा जा और वा के योग से मिलकर
बना है। त्रा, त्रा किसके योग से बना है? आधा और रा के योग से बना है। स्रा, स्रा किसके योग से बना है? आधा सा और रा के योग से मिलकर बना है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन का और कौन कौन से नाम है? उच्छिष्ट व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात, फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, इसको ध्यान रखना, इनके नामों को ध्यान रखना। उच्छिष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। अपना कौन कौन सा? ढ़ा और ढा। ठीक है, इसे याद रखना, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, आगे उच्छिष्ट व्यंजन के नियम। ये क्या है हमारे? उच्छिष्ट व्यंजन के नियम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जब हम कोई भी शब्द को लिखते हैं तो उसकी शुरुआत में हम उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में क्या है? ढोलक, ढक्कन और डमरू, इनकी शुरुआत में हम उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जो हमारे द्वित्व व्यंजन होते हैं, एक ही वर्ण 2 बार आता है, उसमें भी उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? कबड्डी, अड्डा, बिल्ली, चक्की और टक्कर, ये हमारे क्या है? द्वित्व व्यंजन, एक ही वर्ण के 2, एक आधा और एक पूरा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजी के शब्दों में भी उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जो अपने अंग्रेजी के शब्द होते हैं उसमें भी हम उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है? बोर्ड और रिकॉर्ड, इसमें भी हम उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। डा और ठा के तुरंत पहले या तुरंत बाद, जो अपना डा डमरू का और ठा होता है उसके तुरंत पहले और तुरंत बाद अनुस्वर हो तो, तुरंत पहले और तुरंत बाद क्या हो? अनुस्वर हो तो उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्राउंड और साउंड आदि। ठीक है। द्वित्व व्यंजन, जब 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजनों का प्रयोग करते हैं और 2 एक से ही व्यंजन मतलब समान व्यंजन आते हैं और उसके बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है? सत्ता, धक्का, कुत्ता और बिल्ली इत्यादि, ये क्या है? अपने द्वित्व व्यंजन है। ये बीच वाला, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है, इसको याद रखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अयोगवाह्य व्यंजन। अयोगवाह्य व्यंजन की परिभाषा। जो वर्ण आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अयोगवाह्य व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन अपने बने तो आके ही योग से है लेकिन किंतु अर्थ क्या देते हैं? अर्थ व्यंजन का देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह्य या असंगत व्यंजन। अयोगवाह्य व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या है? असंगत व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 2 होती है, जो अपना अम है और आहा। ठीक है, ये क्या है? अयोगवाह्य व्यंजन है, इनको हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं आगत व्यंजन। इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। जो अपने आगत व्यंजन है इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? अरबी और फारसी के शब्दों में करते हैं। जैसे जा और फा, जा और फा। जा क्या है? ये हमारा जा है और इसके नीचे ये नुक्का लगा हुआ है और ये है अपना फा और इसके नीचे भी नुक्का लगा हुआ है। इसे ये क्या है? अरबी और फारसी के व्यंजन है। ठीक है, इसे याद रखना।
बालाघात और स्वराघात। अगला टॉपिक क्या है? बालाघात और स्वराघात। इसकी परिभाषा, शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है उसे बालाघात या स्वराघात कहते हैं। जब हम शब्दों को बोलते हैं और बोलते समय जो अक्षर होते हैं उस पर क्या करते हैं? विशेष बल देते हैं, मतलब जोर दिया जाता है, विशेष बल या जोर दिया जाता है, उसे बालाघात या स्वराघात कहते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है, इसका प्रयोग कविता, भाषण, गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। बालाघात और स्वराघात का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कविता में, भाषण में, गीत में प्रभाव पैदा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे हमेशा याद रखना। और आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? बारह खड़ी। बारह खड़ी की जो परिभाषा है वो किसी भी व्यंजन के साथ री को छोड़कर, क्या छोड़कर? केवल री को छोड़कर स्वरों की मात्राएं अनुस्वर और विसर्ग के साथ लिखने को बारह खड़ी कहते हैं। बारह खड़ी किसे कहते हैं? जो व्यंजन के साथ और स्वरों की मात्राएं अनुस्वर और विसर्ग की भी मात्राएं और मात्राएं लिखने को क्या कहते हैं? बारह खड़ी कहते हैं। और इसमें हम क्या छोड़ देते हैं? री को छोड़ देते हैं। जैसे छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम और अहा। ये क्या है? अपनी मात्राएं हैं, बारह खड़ी की मात्राएं हैं। ठीक है, और बारह खड़ी कौन कौन सी है? ए है, छोटा का में आ की ए मात्रा लगी हुई है, का में आ की, और की में छोटी ई की, और बड़ी की है बड़ी ई की, और ए ऊ की, ए बड़ा ऊ की, ए की, और ए औ की, ए ओ की, और ए अम की, और ए अम की, और ए आहा की। ठीक है, इसे याद रखना। आगे देखते हैं अनुतान। अनुतान की परिभाषा, भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव का बोध होता है उसे अनुतान कहते हैं। भाषा को जब हम बोलते हैं और बोलते वक्त जो हमारे शब्दों में उतार चढ़ाव आता है, कहीं धीरे से बोलना और कहीं तेज बोलना, जो उतार चढ़ाव आता है उसे क्या कहते हैं? हम अनुतान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। उदाहरण के लिए जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, तिरस्कार इत्यादि। ठीक है, इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए अनुतान का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी से कुछ अच्छे उत्साह में, हर्ष में बोलते हैं तो उसमें भी हम अनुतान का प्रयोग करते हैं। और शोक, जैसे दुख में बोलते हैं तो हम उसमें भी अनुतान का प्रयोग करते हैं। आश्चर्यचकित होना, मतलब अचानक से कुछ हो जाना, उसमें भी हम अनुतान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे याद रखना। उदाहरण है, क्या आप आ रहे हो? इसमें हम क्या कर रहे हैं? अनुतान का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आप आ रहे हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इसे याद रखना। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, ये क्या है? हमारे जिस व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं लगती है वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड, छ, ट, ठ, ढ़, ढ, र और द। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, इसे याद रखना। ओके, और आगे क्या है? खड़ी पाई को हटाकर शब्द का संयुक्त रूप, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं उनको हटाकर हम इस व्यंजन को आधा कैसे लिखेंगे? जैसे छज्जा, छज्जा का ये क्या है? आधा संयुक्त रूप लिखने के लिए हम खड़ी पाई को हटा देते हैं और फिर संयुक्त रूप लिखते हैं। जैसे सलोक, सलोक को हम कैसे लिखते हैं? श्लोक। एक खड़ी पाई को हटाकर आधा सा बना देते हैं। ख्याति, ख्याति को कैसे लिखते हैं? खा की जो खड़ी पाई है उसको हमने हटा दिया। और लग्न, लग्न का क्या है? ग की जो खड़ी पाई है उसको हमने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। और ठीक है, हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके।
और अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग इसका रिवीजन करके ज़रूर आना। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।